हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मानवा रिकैप। मैं ले आया आपके लिए एक और नई मानवा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो मानवा की स्टार्टिंग में बहुत बड़ी सी बिल्डिंग के और प्रेसिडेंट के रूम में दिखाया जाता है कि उसकी बैल बहुत जोर से बज रही होती है। जैसे उठाता है तो वहाँ से आवाज़ आती है, प्रेसिडेंट हेरुसी नाम की एक महिला का दावा है कि वह आपकी पत्नी है। मिस थोड़ा सब्र रखिए। प्रेसिडेंट ने अभी जवाब नहीं दिया है। तभी प्रेसिडेंट का दरवाज़ा बहुत ज़ोर से खुलता है और वहाँ से हमें दिया जाता है हेरुसी नाम की एक बहुत सुंदर लड़की अंदर आती है। तभी म्यूजिक उसे देख के बोलता है, इतने सालों बाद एक दूसरे से नहीं मिले हैं और अब तुम अचानक मुझसे मिलने आ गई। जुयान की देखभाल करने वाली नैनी अपने होम टाउन चली गई है और मुझे कंपनी की प्राइवेट फ़्लाइट ट्रेनिंग लेनी है। कृपया 1 महीने तक अपने बेटे का ध्यान रखें, उसके बाद मैं आकर उसे ले जाऊंगी। और इतना क्या है कि वो तुरंत गेट बंद करके वहाँ से भाग जाती है। अरे रुको, 6 साल हो गए हैं और मुझे लगा था कि उसके लिए मेरी भावनाएं कम हो गई हैं। आज उसे देखने के बाद मैं पूरी तरह हार मानकर तेज़ी से भाग गई। क्या मैं उसे हमेशा के लिए दूरी बना लेने वाली हूँ? ये सहने के लिए लिमिट एडिशन वाले कपड़े हैं। क्या आपको अंदाज़ा है कि ये कितने महंगे हैं? माफ़ करना दीदी, मेरा इरादा तुम्हारे कपड़े गंदे करने का नहीं था। माँ जल्दी आओ, देखो र्यूसी ने क्या किया है। अरे नहीं, आंटी आ रही हैं, वह मुझे सज़ा देंगी। अरे कहीं मत जाना। मैं इस तरह की ज़िंदगी से कब छुटकारा पा सकती हूँ? मेरी माँ के गुजरने के बाद आंटी और बहन मेरे साथ बुरा बर्ताव कर रही हैं, जबकि पापा मुझे भूल गए हैं। मुझे कौन बचाएगा? कौन? मुझे रोने धोने वाले लोग सबसे ज़्यादा नापसंद है। रोना बंद करो, चलो। उनके स्पर्श में बहुत अपनापन है। अब मुझे डर नहीं लगता। अगर आप मजबूत बन जाएंगे तो कोई आपको परेशान नहीं करेगा। अगर हमारे परिवार के फ़ायदे की बात ना होती तो यह बहुत बढ़िया होता। चलो ड्राइवर। तो ये प्रेसिडेंट के ऑफिस में कुछ देर के लिए साइलेंस छा जाता है और जुयान आगे बढ़ते हुए जाता और डेस्क में रखी मैगज़ीन को देख के बोलता है, मैंने पहले मैगज़ीन में आपकी तस्वीर देखी थी। कभी सोचा नहीं था कि असल में आप तस्वीर से ज़्यादा ख़राब दिखते हैं। अरे तुमने तो अपनी फ़ोटो भी फ़ोटोशॉप कर ली। इसमें तुम अंडे की सफ़ेदी की तरह एकदम गोरे लग रहे हो। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि माँ तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। क्या तुम सच में मेरे बेटे हो? आपका बेटा? कौन है? क्या तुम मेरे बेटे नहीं हो? मैं माँ का बेटा हूँ। अरे क्या ये बच्चा ठीक से बात कर सकता है? मुझे तो लगा कि मेरे साथ कोई स्कैम हो गया है। भले र्यूसी और मैं अलग हो चुके हैं, लेकिन किसी और आदमी का बच्चा होना भी सामान्य बात है। पता नहीं क्यों ये जानकर मुझे थोड़ी जलन महसूस होती है। ठीक है, आप अपनी माँ के बेटे हैं, तो आपका नाम क्या है? मैं मू जियून हूँ। क्या आप मू जियुआन हैं? अपने पिता को उसके नाम से बुलाना अच्छी बात नहीं है। मैं फ्राइड चिकन खाना चाहता हूँ। इतने सुंदर बच्चा जिस तरह से खा रहा है, उसे लगता है कि किसी ने उसे भूखा रखा होगा। यह बच्चे के साथ बुरा बर्ताव है। मुझ पर बच्चे के साथ बुरा बर्ताव करने का आरोप लगाया गया है। क्या आपकी माँ ने आपको खाना ना खिलाकर आपके साथ बुरा बर्ताव किया था? अगर मैं ध्यान से देखूं तो यह लड़का काफ़ी हैंडसम है। 6 साल पहले हमारी शादी की रात मुझे नशीली दवा दी गई थी। जब मैं र्यूसी के साथ था तब सब कुछ जैसे किसी सपने जैसा लग रहा था। फिर हमने वो सब किया और अगले सुबह जैसे उठे। भले ही यह अरेंज मैरिज है, लेकिन मुझे खुशी है मेरी शादी ऐसे व्यक्ति से हुई जिसे मैं 6 साल से पसंद करती हूँ। यह शादी आपके परिवार की इमरजेंसी को देखते तय की गई थी और मैं आपके परिवार की बदतर हालत पहले ही पूरी कर दी है। क्या सच में यह ज़रूरी था कि तुम मुझे शराब पिलाओ और मेरे साथ सो? तुम्हें जल्दी ही तलाक के कागजात मिल जाएंगे। मैं तुम जैसी चालबाज औरत को कभी अपनी पत्नी के तौर पर स्वीकार नहीं करूँगा। अरे ऐसा लगता है कि तुम्हारी माँ तुम्हें ठीक से खाना नहीं खिला रही हैं। मम्मी ने जिस नैनी को रखा है वह मुझे कभी भी ऐसा जंक फूड नहीं खाने देती। मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आई क्योंकि मुझे लगा कि तुम गरीब हो। गरीब? अरे शरारती बच्चे।
मेरा पेट भर गया है। चलो बूढ़े आदमी। बच्चे, क्या तुमने कभी मुझे जैसे हैंडसम बूढ़ा आदमी देखा है? बाप बेटे के बीच की भसड़ में एकदम से फ़ोन बजने लगता है और उसमें नाम आता है लिन। जैसे उठा के वहाँ से आवाज़ आती है, सुनो, आज रात की दावत के बारे में मत भूलना, मैं यहीं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। मैं समय पर वहाँ पहुँच जाऊँगा। क्या? एक महिला की आवाज़? मैं भी जा रहा हूँ। मेरे पैदा होने के बाद से तुम कभी मेरे साथ नहीं रहे हो और अब फिर मुझे छोड़कर जा रहे हो। देखो, अच्छे दिखने वाले सभी मर्द कमीने होते हैं। वे तुम्हें प्रेग्नेंट करके चले जाते हैं। क्या ऋषि ने जानबूझकर इस बच्चे को मुझे सज़ा देने के लिए भेजा है? उसी रात यंग मास्टर म्यू के साथ वो बच्चा कौन है? वह बच्चा बिल्कुल यंग मास्टर म्यू जैसा दिखता है। लिन पियोनो इतने लंबे समय से यंग मास्टर म्यू के साथ है, फिर भी वह उनसे शादी करने से इनकार करते हैं। कितनी दुखद बात है। मैं इतने लंबे समय से उसके साथ हूँ, फिर भी उसने कभी हमारे रिश्ते को आधिकारिक तौर पर स्वीकार नहीं किया और आज वह दावत में एक बच्चे को भी ले आया। लेकिन जब तक मैं उसकी पत्नी नहीं बन जाती, मैं कभी हार नहीं मानूंगी। हे जीवन, यू आर हेयर? ये बच्चा कौन है? यहाँ कुछ तो हो रहा है। ये औरत कौन है जो मेरे पापा से इतने आराम से बात कर रही है? मुझे कुछ तो करना होगा। पापा, मुझे आइसक्रीम चाहिए। इस बदतमीज ने अभी मुझे डैडी कहा। जाओ, उसे ले आओ, लेकिन उसके बाद डैडी के पास वापस ज़रूर आना। आपके बच्चे का जन्म कब हुआ था? किस औरत ने ये किया? ये तो बहुत बड़ा बच्चा है। मुझे अपना लक्ष्य पाने के लिए जल्दी करनी होगी। अपने काम से काम रखो। ठीक है, मैं ये नहीं पूछूंगी, पर क्या इसके बदले तुम मेरे साथ आज रात यहीं रहोगे? आज रात? नहीं। तभी उसी बीच हॉल में बहुत जोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है और हम देखते कि जुयान गिर चुका होता है और उसकी आइसक्रीम उसके हाथ से फिसल के सीधा जाके लिन के कपड़ों पे गिर जाती है और लिन रोते हुए बोलती है, जुयान। पर वो जैसे ही पीछे मुड़ती है वो देखती है कि वो वहाँ होता ही नहीं है। अब वो सीधा चला जाता है जुयान के पास और जाएगा, क्या तुम ठीक हो? अम्मी के घुटने में दर्द है। चलो घर चलते हैं और तुम्हारी मरहम पट्टी करते हैं। जुयान। लिन की आवाज़ सुनने बाद जुयान अपना बड़ी खतरनाक से स्माइल दे के सीधा वहाँ से चले जाते हैं मूर रेसिडेंट में। तभी जुयान पट्टी करते समय उससे पूछता है, अभी भी दर्द हो रहा है? अब ऐसा नहीं है। और वह बुजुर्ग महिला जो अभी तुमसे चिपकी हुई थी, क्या ज़्यादा उम्र होने की वजह से उसका बैलेंस बिगड़ गया था? छोटे बच्चे को ऐसी बुरी बातें नहीं करनी चाहिए। तभी जुयान का फ़ोन बजता है और जैसे ही उठा के देखता है कॉल का नाम, तो उसे दिखता है कि उसकी मम्मी का फ़ोन आता है। वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है, मम्मी, मैं पापा के साथ बहुत अच्छा बच्चा बनकर रह रहा हूँ। बहुत अच्छे बच्चे। मम्मी को एक क्लोज डोर ट्रेनिंग प्रोग्राम में जा रही हैं। वह मेरे फ़ोन ले लेंगे, इसलिए मैं तब तुम्हें फ़ोन नहीं कर पाऊँगी। मुझसे वादा करो कि तुम किंडरगार्टन जाओगे और दूसरे बच्चों से लड़ाई नहीं करोगे। ठीक है मम्मी, पापा ने कहा है कि वह मुझे किंडरगार्टन भेजेंगे। माँ, आप भी अपना ख्याल रखना। अब देर हो रही है, सो जाओ। गुड नाइट मम्मी। इतना ही? इस औरत ने अचानक अपने बेटे को मेरे पास छोड़ दिया और मुझसे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं समझा। हाँ, उसने फ़ोन काट दिया। क्या बात है? अरे बूढ़े आदमी, मैं किस कमरे में सोऊंगा? कितने गैर जिम्मेदार औरत है और कितना बदतमीज और गुस्ताख औलाद है। बदतमीज? क्या सच में मुझे डैडी कहने में तुम्हारी जान चली जाएगी? क्या आपको ये पसंद है? ये ठीक ठाक है। जाओ, मैं अब सोने जा रहा हूँ। सोने का बहाना मार के तुरंत उन्हें बाहर निकाल देता है। उसके बाद जैसे गेट बनता भाई, उसकी एक खतरनाक स्माइल दिखाई जाती है और वो सीधा जाके उन खिलौने के ऊपर कूद जाता है। और तभी हमें दिखाया जाता है जियान बाहर ही आराम से खड़ा हो जाता है, जाता नहीं, और उसकी रूम से आ रही आवाज़ें सुन के कहता है, तुम छोटे छोकरे। देवियों सज्जनों, विमान जल्द ही लैंड होने वाला है। अपनी सीट बेल्ट बांध लें। आपसे मिलके अच्छा लगा। मैं फैंगसियन इंटरनेशनल से म्यू जियान हूँ। आपसे भी मिलके अच्छा लगा। मैं यंग सेंग ग्रुप से कियान चुन हूँ। बैठिए।
ऐसी नज़र जिसमें गहरी समझ झलकती है और कितना आकर्षक चेहरा जो किसी को कपड़े उतारने के लिए उकसा सके। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि वह बेवकूफ़ रूसी अभी भी उससे आंखें बंद करके प्यार करती है। प्रेसिडेंट क्यों, कृपया हमारे प्रस्ताव में आपको जो खामियां या समस्याएं दिखे उसके बारे में बताएं। आपके प्रस्ताव के बारे में मेरे पास कहने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है। क्या? मुझे बस अब में दिलचस्पी है। मैं बस ये देखना चाहती थी कि यह आकर्षक और मर्दाना पुरुष असल में कैसा है। क्या तुम मेरा ध्यान खींचने की कोशिश कर रही हो? अगर हाँ तो तुम कामयाब हो गई। अफसोस की बात है कि मुझे तुम में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है। प्रेसिडेंट म्यू, कहीं आप ये तो नहीं सोचते कि आपके पास की हर औरत आपके साथ बिस्तर पर जाना चाहती है? क्या आप भ्रम में हैं? क्या हमारे बीच कोई समस्या है? आपको जल्दी पता चल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात हो गई। इतना बोल के उठ के वहाँ से जाने लगती है। तभी मुझे सोचता है, पहले ही रूसी बच्चे को वहीं छोड़कर गायब हो गई थी। अब क्योचिन मेरा अपमान करने के तुरंत बाद जाने वाली है। क्या मैं उन्हें कमज़ोर या आसानी से बेवकूफ़ बनाने वाला इंसान लगता हूँ? बस ज़रा इंतज़ार करो म्यूजियन, मैं रूसी का बदला ज़रूर लूँगी। बुजुर्ग आदमी, उठिए उठिए, चिल्लाते जुलियन सीधा जाके अपने पिता के पेट के ऊपर कूद जाता है। उससे भाई साहब ऐसा लगता है उसके प्राण निकलने वाले हैं और वो उसके गाल पकड़ के बोलता है, नींद से जाग जाने पर चिड़चिड़ापन आ जाता है। बेहतर होगा कि मुझे इस तरह जगाने के पीछे कोई ठोस वजह हो। पापा, क्या हम बीच पर जा सकते हैं? मैं वहाँ हमेशा मम्मी के साथ ही गया हूँ। मेरे दोस्त अपने पापा के साथ वहाँ जाते थे, सिवाय मेरे बेटे। मैंने तुम्हें चोट तो नहीं पहुँचाई है? वैसे अभी जाने का सही मौसम नहीं है बीच पर, धूप से तुम्हारी त्वचा जल जाएगी। लेकिन मैं हमेशा से तुम्हारे साथ बीच पर जाने का इंतज़ार कर रहा था। आखिरकार एक डैडी मिलना आसान नहीं था। ठीक है, हम जाएंगे। मैं उसे मना कैसे कर सकता हूँ? पापा, आप सच में अच्छे हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है। बाहर एकदम कड़क धूप निकल रही थी। बीच में लोग मस्त टहल रहे होते, नहा रहे होते, सूट पहन कर इंजॉय कर रहे होते। तभी हमें जुलियन दिखा जाता है। वो रेत के साथ खेल रहा होता है। जुलियन कहता है, ये सूरज मुझे जला रहा है। पापा, यूँ मेरा रेत का महल देखिए। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। तभी एक बहुत सेक्सी सी लड़की पीछे निकल के जाती है मूजियन के। तब वो उसकी तरफ देख रहा होता है। तभी अपना जुलियन एक मस्त रैपट मारते बोलता है, मेरा रेत का महल इस तरफ है। बुरा नहीं है, सही? पापा, चलो समुद्र में तैरने चलते हैं, बहुत गर्मी है। इतना बोल के जुलियन सीधा पानी में आके जंप कर देता है और वो दोनों मिलके आपस में बहुत मस्ती करते, एक दूसरे पानी उछालते और मज़े करते हुए। और फिर रात का सीन दिखाया जाता है म्यू रेसिडेंट का। जब जुलियन सो रहा होता है, म्यूजियन वहाँ से जाने वाला था, तभी जुलियन सोते सोते बोलता है, डैडी, मेरे भी एक डैडी हैं। ये सुनने जुलियन बड़ा खुश हो जाता है और उसे मस्त एक प्यारी सी पप्पी दे करके वहाँ से बाहर चला जाता है। कहता, धूप से जलने पर बहुत दर्द होता है। जियून, तुम यहाँ हो? क्या बात है? तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हो? मुझे तुम्हारी याद आती है। मुझे लगा था कि तुम्हें यह बात पहले ही समझ आ गई होगी। लगता है मैं गलत था। क्या मैंने कुछ गलत किया? नहीं, बस अब मुझे तुमने कोई दिलचस्पी नहीं रही। क्या ये तुम्हारे बेटे की माँ की वजह से है? तुम्हें यह जानने का कोई हक नहीं है। मुझे दोबारा फ़ोन मत करना। मूजियन, आज तुमने जो किया है उसके लिए तुम्हें पछताना पड़ेगा। तुम्हें यह सब कहने की हिम्मत किसने दी? इतना बोल के जियोन वहाँ से निकल जाता। सीन शिफ्ट होता है फैंग जियोन इंटरनेशनल की बिल्डिंग के पावर सप्लाई रूम में। वहाँ जुलियन मज़े से बोल रहा होता है, अरे यह तो मज़ेदार लग रहा है। जब तुम बिज़ी होते हो और मुझे नज़रअंदाज करते हो तो यह उसी का नतीजा है। और तुरंत वो बिल्ली की पावर कट कर देता है और बिल्ली चली जाती है। मैंने अभी तक अपना काम सेव नहीं किया है। हे भगवान, बस मेरी जान ले लो। मैं अपने डॉक्यूमेंट प्रिंट कर ही रहा था। सेंट्रल बिजनेस
डिस्ट्रिक्ट के बीचों बीच बिजली का जाना नामुमकिन है। कियाओ युएंग, पावर ग्रिड की जांच के लिए एक टीम भेजो। थोड़ी देर में कियाओ युएंग वापस आता है प्रेसिडेंट ऑफिस में और कहता है, सर हमें यंग मास्टर इलेक्ट्रिकल रूम में मिले। कैसा चल रहा था है ना? क्या तुम अंधेरे में काँप रहे थे? डैडी कितने सख्त लग रहे हैं। क्या तुम्हें पता है बिजली जाने की वजह से हमें कितने का नुकसान हुआ है? मैं एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में था। रुकावट की वजह से उन्हें गलतफहमी हो सकती है कि मैं इस सहयोग के लिए सीरियस नहीं हूँ। अगर वे पीछे हट गए तो हमें बहुत नुकसान होगा। मुजुआन, तुम घर पर भले ही शरारत करो, लेकिन मेरे काम की जगह पर ऐसे मत करना। क्या ये सच में इतनी गंभीर बात थी? मुझे माफ़ करना। तुम ये क्या कर रहे हो? पुशअप्स। मम्मी ने कहा था कि अगर मुझसे कभी कोई गलती हुई तो वो मुझे 20 पुशअप करने होंगे। उस औरत में ज़रा भी दया नहीं है। 5 साल के बच्चे के लिए पुशअप? इसकी ज़रूरत नहीं है। बस तुम अपनी गलती दोबारा मत दोहराना, ठीक है? जुयान को सुलाने के बाद जियोन जब उसके फ़ोन में हीरिक्से की फ़ोटो देखता है तो वो ये बात सोचता है कि आखिर ये इससे पहले कैसे ज़िंदगी जी रही होगी। तभी जियोन की सोते हुए आवाज़ आती है, मम्मी मम्मी। तभी जियोन फ़ोन की गैलरी खोलता है और उसमें फ़ोटोज़ देखने लगता है और मन ही मन में सोच रहा, आज से 6 साल पहले रिक्सी ना तो घर पर रुकी और ना ही उन्होंने वो क्रैकर इस्तेमाल किया जो मैंने उन्हें दिया था। उनके मन में क्या चल रहा है? तभी उसकी नज़र एक फ़ोटो पर पड़ती है और उसे उनके साथ में एक आदमी दिखता है और उसे देखने के बाद उसका दिमाग ख़राब हो जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है रिक्से की ओर और वो एक पेपर लेके जा रही होती है, शायद से उसका रिजल्ट होता है। तभी वो फ़ोटो वाला बंदा उसके सामने आके उससे पूछता है, क्या तुम अपने नतीजे से खुश नहीं हो? अरे ये तो बहुत अच्छा है, तुम उदास क्यों हो? मैं अपने उम्मीद के मुताबिक लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाई। आप खुद पर बहुत ज़्यादा सख्ती कर रहे हैं, पता है? जब मैं पहली बार उनसे मिला तो भले ही वो एक सिंगल मदर थी, लेकिन बहुत कम समय में ही उन्होंने प्रमोशन मिल गया। शुरू में मुझे लगा कि उसने ज़रूर अपने जान पहचान वालों की मदद ली होगी, लेकिन उसे जानने के बाद ही मुझे एहसास हुआ कि वह असल में कितनी मेहनती है। रुक्सी उसके हाथ की तरफ देख के बोलती, आप मेरे बारे में बात ना करें, आप हमेशा टॉप पे रहे हैं। और वो बंदा उनकी आँख को देख करके तुरंत समझ जाता है और अपने हाथ को वापस खींच लेता है। रुक्सी पर लाइन मारते हुए बोलता, सच कहूँ तो मुझे इस प्रमोशन की कोई परवाह नहीं है। मुझे बस इस बात की परवाह है कि आप कहाँ हैं। मुझे लगता है कि सिर्फ आपको ही ये कहने का अधिकार है। मैं थक गई हूँ, फिर मिलते हैं। इतना बोल के वहाँ से चले जाते और वो बंदा वहीं खड़ा होकर बंद दरवाजे की ओर देख रहा था और बोलता है, रुक्सी इतने साल बीत गए हैं, क्या तुम्हें अभी तक मेरे मन की बात समझ नहीं आई? सीन शिफ्ट होता और हमें दिखाया जाता है फैंग इंटरनेशनल की बिल्डिंग। उसके अंदर बैठा म्यूजियन और कहता है कि कल उस बदतमीज बच्चे की हमारी पावर सप्लाई के साथ छेड़छाड़ करने की वजह से हमारी कंपनी कंप्यूटर वायरस के हमले से बच गई। कई दूसरी कंपनियों के नेटवर्क अभी भी बंद हैं। इस बीच बिजली जाने के बावजूद फैंग इंटरनेशनल अपना काम जारी रख पा रही है। ए रुको, ये आखिर यहाँ क्यों सो रहा है? मम्मी मम्मी। म्यूजियन उसके सोते सोते मम्मी चिल्लाने पर उससे कहता है, तुम कुछ ही दिनों में मम्मी से मिल पाओगे, चलो उठ जाओ, घर चलते हैं। जैसे ही उसे उठाने के लिए म्यूजियन उसके सर में हाथ रखता है, तभी उससे उसका चेहरा बहुत गर्म लगता है। वो उसे उठा के तुरंत हॉस्पिटल की तरफ भाग जाता है। हॉस्पिटल का नाम होता है फन सेंटर हॉस्पिटल। उसी हॉस्पिटल के एक रूम में हमें जुयान लेटा हुआ दिखता है और डॉक्टर म्यूजियन को सुना रही होती है कि AC 21 डिग्री सेल्सियस पर चल रहा है, फिर भी तुमने उस बच्चे पर कंबल तक नहीं डाला। तुम कैसे पिता हो? मेरी गलती है, मैं ध्यान नहीं दिया। खैर छोड़ो, बस अगली बार ध्यान रखना। उसे अभी भी बुखार है, लेकिन अब हालात बेहतर हो रही हैं। अभी वहाँ रखा हुआ फ़ोन बजने लगता है और वो जब ध्यान से देखता है खोल के फ़ोन को तो उसमें
बहुत सारी मिस कॉल और एक मैसेज पड़ा था 100, जिसे वो क्लिक करके देखता है तो पता चलता है कि रियो 6 का मैसेज था। वो कहती है, तुमने मम्मी के फ़ोन क्यों नहीं उठाए, क्या हुआ है? आज जो हुआ उसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। मैं स्थिति समझाने के लिए रुक्से को फ़ोन करूँगा। जैसे ही रुक्से को फ़ोन करता है जियून, वहाँ से बहुत ज़ोर से आवाज़ आती है, जुआन जुआन तुम मेरे फ़ोन का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि मम्मी तुम्हारे लिए कितनी परेशान है? बस ये आवाज़ सुनते ही साथ ही जुआन, ये मम्मी की आवाज़ है। वो ये बोल के उठ के यहाँ वहाँ देखने लगता है। तभी म्यूजिन उससे बोलता है, इधर उधर मत घूमो। तभी रुक्से की आवाज़ आती है फ़ोन से, इतनी देर से परेशान करने के लिए माफ़ करना। मैं अभी जुनजुआन की आवाज़ सुनी, प्लीज़ मुझे उससे थोड़ी बात करने दो। मैं उसे फ़ोन देता हूँ। मम्मी, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है, आप कब वापस आ रही हैं? मम्मी को भी तुम्हारी बहुत याद आ रही है। तुम्हारी आवाज़ अजीब लग रही है, क्या तुम बीमार हो? अरे कुछ नहीं, डैडी और मैं आज बाहर गए थे। मुझे इतना मज़ा आया कि मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया। अगली बार ऐसा मत करना, ठीक है बेटा? मम्मी कुछ दिनों में वापस आ जाएंगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ मम्मी। ओए छोटे बदमाश, क्या तुम्हें पता नहीं कि झूठ बोलने से नाक लंबी हो जाती है? तो तुमने अभी झूठ क्यों बोला? क्या तुम बेवकूफ़ हो? मम्मी इतनी दूर हैं, अगर उन्हें पता चलता कि मैं बीमार हूँ तो वह घबरा जाती। तुम बहुत ज़्यादा सोचते हो। अगर तुम नहीं चाहते कि मम्मी तुम्हारे लिए परेशान हो तो आराम करो। कल तक तुम्हारे बुखार उतर जाना चाहिए। ठीक है, इस बार मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। जल्दी करो, सो जाओ। ठीक है। अगले दिन मू रेस्टोरेंट में जुयान और म्यूजिन दोनों साथ में चल रहे होते हैं और जुयान म्यूजिन से बोलता है, मुझे कोला विंग खाना है। तभी वहाँ की मेड आके उससे बोलती, अरे मेरे छोटे मालिक तो ठीक हो गए, मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान थी। तुम ऊपर जाओ और आराम करो। जब खाना तैयार हो जाएगा तो मैं तुम्हें बुला लूँगी, ठीक है? सर, आपको भी थोड़ा आराम करना चाहिए। पूरी रात उसकी देखभाल करने के बाद यकीनन आपके पास बहुत सारा काम होगा। तभी रुक्से एक होटल के रूम में बैठ के सोच रही होती, आज मैंने फ़ोन पर उसकी आवाज़ सुनी, और एक एल्बम को हाथ में पकड़ के सोच रही होती है कि मैंने अनगिनत बार जुयान के चेहरे में उसे देखने की कोशिश की है। काश हम साथ होते, लेकिन जब भी मुझे याद आती है कि मुझे देखते समय उसकी आंखों में कितनी नफ़रत होती है, तो मैं उसके पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। तभी रुक्से का फ़ोन बजने लगता है और जैसे ये फ़ोन उठाई देखती है तो वहाँ पे प्रमोशन की लिस्ट आ चुकी होती है। उसमें भी रुक्से का नाम कहीं भी नहीं होता और वो उदास रहती है और सोचती, अगर मैं हमेशा को पायलट ही बनी रही तो जुयान को बेहतर ज़िंदगी कैसे दे पाऊँगी। यही सोचते सोचते रुक्से जुयान को कॉल कर देती है और वहाँ से आवाज़ आती, हेलो माँ, नैनी वो आज मेरे लिए कोला विंग्स बना रही हैं। कितनी नादान बच्चा है। अगर कोई और काम नहीं आया तो मम्मी कल वापस आ जाएंगी। मम्मी, क्या आप रो रही हैं? नहीं मम्मी, बस थक गई हैं और मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। आपको थोड़ा आराम करना चाहिए माँ। जुयान हमेशा तुम्हारी रक्षा के लिए यहाँ है। जुआन की इतनी बातें सुनने के बाद रुक्से की आंखों से आंसू निकल जाते हैं और वो उसे कहती है, ठीक है। फ़ोन कटने के बाद जुआन रोने लगता है और उसे लगता है कि मम्मी अभी अभी रो रही थी। उसी वक्त म्यूजिन रूम में आता है और उसे रोते हुए देख के कहता है, क्या बात है? डैडी की आवाज़ सुन के वो चुपचाप बैठ जाता है। तभी मुझे उससे पूछा, बेटा क्या किसी ने तुम्हें परेशान किया? डैडी को यह मामला संभालने दो। नहीं, मैंने मम्मी को फ़ोन पर रोते हुए सुना। मैंने उन्हें कभी रोते हुए नहीं देखा। वह ज़रूर बहुत दुखी होंगी। इतनी सी बात, तो मम्मी रो रही हैं? अगर वो रो रही हैं तो ज़रूर तुम्हें बहुत याद कर रही होंगी। सच में? तभी उसे सुलाने के बाद वह सोचता है, ही रिक्शे रो रही थी। मैं उसे फ़ोन करता हूँ। मैं म्यूजिन हूँ, कैसी हो तुम? इतने सालों बाद यह उसका पहला फ़ोन कॉल है। मैं ठीक हूँ, तुम्हारी चिंता के लिए धन्यवाद।
क्या जुनजुआन के साथ कुछ हुआ है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसने कहा कि उसने तुम्हें फ़ोन पर रोते हुए सुना। मैं बस तुम्हारे बारे में चिंतित था। कोई बात नहीं, बस उसे बहुत याद कर रही हूँ। यह पहली बार है जब मैंने उसे फ़ोन पर बात कर रही हूँ। ना जाने क्यों मुझे उसका अपनापन महसूस हो रहा है। यह उसके लिए अच्छी बात है। मैं अब फ़ोन रख रहा हूँ। मैं तो बस उसके लिए अपनी फ़िक्र दिखाना चाहता था, पर हर बार सब कुछ गलत क्यों हो जाता है? क्या वो मेरे लिए अपनी फ़िक्र दिखाने की कोशिश कर रहा है? मैं जल्द ही उससे मिलूँगी। क्या मैं इसे संभाल पाऊँगी? तभी हमें एक लुकियस लॉन्च का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लैंग और फेंग नाम का एक बंदा फ़ोन में बात करते कहता है, जीउन, तुम मुझे जल्दी करने के लिए कहना बंद करो, मैं एंट्रेंस पर पहुँच गया हूँ। जैसे ही वो फ़ोन काटता और सामने देखता तो एक लड़की आ रही होता है, उसका पैर जाता है फिसल जीने पर और सीधा गिरने लगते हैं नीचे। तो फेंग भाई अपना उसे बचा लेता, बट भाई वो लड़की उस फेंग को रैपट मार देती है और कहती है कि धत तेरी की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा फ़ायदा उठाने की। अपना फेंग भाई एकदम सख्त लौंडे वाले लहजे में बोलता है, अगर तुम पूरी तरह नंगी भी हो जाओ तब भी मैं तुम्हारी तरफ नहीं देखूँगा। अब तुम चाहे कुछ भी कहो, यह सच है कि तुमने मुझे छुआ था। तभी पीछे से एक मोटा आदमी चिल्लाते हुआ था, मिस कियाओ, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हें कोई ज़रूरी काम है? तुम झूठ बोल रही हो, है ना? अभी थोड़ी देर पहले ही हम एक ब्लाइंड डेट पर थे और अब तुम किसी दूसरे आदमी को छू रही हो। कितनी घटिया औरत है। फेंग भाई उसे चिढ़ाते हुए, तो तुम्हें मोटे लोग पसंद हैं, है ना? मैं मिस कियो की एक अनोखी पसंद का सम्मान करता हूँ। मिस कियो उसे मारते हुए बोलती है, बाढ़ में जाओ, तुम्हारा सम्मान। इतना बोल के वहाँ से चले जाती है बिना कुछ सुने। ये औरत, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, वो औरत मेरी है, उसे पटाने के बारे में सोचना भी मत। दफ़ा हो जाओ। आजकल के बच्चे कितने बदतमीज होते जा रहे हैं। तभी मिस क्यों अपने होटल के रूम में जाके अपने डैड को कॉल करके सीधा बोलती है, डैड, अगर आप मुझे ऐसे अजीब बूढ़ों से मिलवाते रहे तो मैं आपसे हमेशा के लिए बात करना बंद कर दूँगी। और इतना बोल के बिना कुछ सुने वो सीधा फ़ोन काट देती है और सोचती है, उस चिपचिपे बूढ़े आदमी को कौन पसंद करेगा। ये बात सोचते हुए बहुत जोश से रोने लगती है। तभी हमें दिखाया था फेंग पहुंच चुका था जियोन के पास और जियोन उससे कहता है, मैं आधे घंटे से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, ले आओ फेंग। फेंग उससे बोलता है, माफ़ करना, दरवाजे पर दो अजीब लोग से टकरा गया था। तो क्या बात हुई जो तुमने मुझे यहाँ बुलाया? तो क्या हो अगर मैं कहूँ कि मैंने बस तुम्हें साथ ड्रिंक करना चाहता था, तो तुम मुझे कभी भी सिर्फ फालतू बातों के लिए बाहर नहीं बुलाओगे? सच बताओ। मुझे पता है कि हम 20 साल से ज़्यादा समय से दोस्त हैं, पर क्या तुम एक बार मेरे साथ नहीं दे सकते? क्या तुम्हें याद है मेरी एक बार शादी हुई थी? हाँ, उसी औरत से जिसने तुम्हारी शादी की रात तुम्हें शराब पिलाकर तुम्हारे साथ सो गई थी। हाँ, वही औरत। मुझे लगता है कि उसने जानबूझकर मुझे शराब नहीं पिलाई थी। यहाँ तक कि हमारे तलाक के बाद वह उस विला में भी नहीं रही जो मैंने उसके लिए छोड़ा था, और ना ही उसने उस पैसे को हाथ लगाया जो मैंने उसे दिया था। और इससे ही बढ़ के उसने हमारे बेटों को अकेले ही पाला पोसा। अगर कोई और औरत होती तो वह... रुको, तुम्हारा बेटा है? हाँ, वह 5 साल का है, लोमड़ी जैसा चालाक, बिल्कुल अपने दादाजी की तरह। रुक भाई, बच्चे की बात करना बंद करो। जब से इस प्लेबॉय को लड़कियां पसंद आने लगी हैं तब से उसका कोई भी रिश्ता लंबे समय तक नहीं चला। स्कूल के दिनों में उसकी हर हफ्ते एक नई गर्लफ्रेंड होती थी। स्कूल से निकलने के बाद तो वह और भी बिगड़ गया। पूरे साल हर दिन उसके साथ एक नई लड़की होती थी। हर तरह की लड़कियां, उसने अनगिनत औरतों को डेट किया, फिर भी उसने कभी किसी रिश्ते को सीरियसली नहीं लिया। और अब वह मुझे बता रहा है कि उसका एक बेटा है। वो देखता है कि फेंग तो खुद सदमे में जा चुका है, उससे बात करने का कोई मतलब नहीं, तो गाड़ी लेके चला जाता और सोच रहा होता है कि रूसे तब से 22 साल की थी। वह अपनी जवानी के दिनों में थी, फिर भी उसने एक
वन नाइट हस्बैंड का बच्चे को जन्म देना चुना और हमारे बेटे को अकेले पाला। आखिर क्यों? उसने ऐसा क्यों किया? वो यही सोचे जा रहा था जब से। अभी ऑफिस में कोई सिक्योरिटी आके उससे कहता, सर आज का आपका टाइम टेबल ये है, क्या कुछ खास है? हाँ, युदा फॉर्जन ट्रेड के प्रेसिडेंट ने आपसे मिलने की अपॉइंटमेंट ली है, लेकिन हमने पहले कभी उनके साथ कोई बिजनेस नहीं किया है। वो सीधा उन्हें मना कर देता है। तो ये मन में सोचता है, युदा फॉर्जन ट्रेड जाना पहचाना नाम है। तो वो चिल्ला होता है, एक मिनट रुको, क्या ये वही कंपनी है जिसे हे रिक्शे का परिवार चलाता है? तभी वो खड़े होकर बोलता है, क्यू यूहेंग, उनसे कहो कि मैं उनसे मिलूँगा, समझ गए? अभी वेस्टर्न रेस्टोरेंट के अंदर का सीन दिखाया जाता है। मिस्टर म्यू, हमारी पिछली मुलाकात को काफ़ी समय हो गया है। ये मेरी बेटी है यिनरेन, वो आपकी बहुत तारीफ़ करती है और आज आपसे मिलना चाहती है। आपसे मिलकर अच्छा लगा जियुन। यह ज़रूर हे रिक्शे की बड़ी बहन होगी। हे लिनचेंग, मुझे दूसरी बेटी से क्यों मिलवा रहे हैं? वह क्या सोचे? आपसे मिलकर अच्छा लगा। मिस्टर म्यू, आपकी कंपनी हाल ही में बहुत अच्छा काम कर रही है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बेटी को कुछ गुर सिखा सकेंगे। सर प्लीज़ ऐसा ना कहें, बिजनेस की दुनिया में आप अभी भी मेरे सीनियर हैं। मैं अभी अभी विदेश से लौटी हूँ, इसीलिए मुझे बिजनेस चलाने के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। क्या मैं आपकी कंपनी में आकर सीख सकती हूँ? मिस है, हमारी कंपनी के मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट और बिजनेस का दायरा आपकी कंपनी से बिल्कुल अलग है। मुझे डर है कि मैं आपको कुछ भी काम की चीज़ नहीं सिखा पाऊँगा। भले ही हमारे मैनेजमेंट के तरीके और बिजनेस की गतिविधियाँ अलग हैं, मुझे लगता है कि हमारे बिजनेस के सामान्य ढांचा इतना अलग नहीं है। मैं आपकी कंपनी में इंटर्नशिप करने पर जोर देती हूँ। अगर आप जोर दे रही हैं तो बेझिझक ऐसा कर सकती हैं। बहुत बढ़िया, धन्यवाद जियुन। बहुत देर हो गई है, मुझे सुहान के साथ रहना होगा। ये सुहान कौन है? तुम्हें नहीं पता कि वो कौन है? वह हे रिक्शे के पिता हैं। उन्हें कैसे पता नहीं होगा? क्या मुझे पता होना चाहिए कि सुहान कौन है? कुछ नहीं, माफ़ करना। हे रिक्शे आखिर चल क्या रहा है? गेट में खटखटाने की आवाज़ आती है, तभी मुझे कहता है, अंदर आ जाओ। जी यूहू, मैं आ गई। एक बार फिर मुझे ये मौका देने के लिए धन्यवाद। मैं वादा करती हूँ मैं कड़ी मेहनत करूँगी। कोई बात नहीं यूफेंग, कृपया मिस हे को सब कुछ दिखाओ और उन्हें उनके काम के बारे में समझाओ। मिस ही, अब से आप क्यू यूहेंग के अंडर में काम करेंगी। तो मैं आपके साथ काम नहीं करूँगी जियुन? मैं इसके लिए बहुत व्यस्त हूँ। क्यू यूफेंग मेरे जूनियर है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि वह आपको गाइड करने में अपना बेस्ट देंगे। ठीक है। इतना बोल के वो दोनों वहाँ जाने लग जाते। तभी हमें देखा जाता है जुयान रास्ते में भागते हुए आ रहा था और चिल्ला रहा था, मम्मी आज वापस आ रही हैं। तभी वो दोनों जुयान को देख करके कहते हैं, जुयान यहाँ है? एक बच्चा? वो अपने मन में सोचता है, एक औरत? मैं बस एक पल के लिए बाहर गया था और वह किसी और को ले आया। मैं तुम लोगों को सबक सिखाऊंगा। मैम, आप कितनी दयनीय हैं। आपके कपड़े इतने छोटे क्यों हैं? क्या आप इतनी गरीब हैं कि अच्छे कपड़े नहीं खरीद सकती? ये सुनने वाले ही फिर भी काफ़ी शांत हो गए। जवाब दे, सुनो बच्चे, ऐसा नहीं है कि मैं अच्छे कपड़े नहीं खरीद सकती, यह बस ऐसे ही डिज़ाइन किए गए हैं, देखो। ओह माफ़ करना, क्योंकि तुमने कहा कि तुम गरीब नहीं हो तो ज़रूर तुम जानबूझकर ठीक से कपड़े नहीं पहन रही हो, है ना? ना सुन के भाई उसका सबर टूट जाता। वो चिल्ला गया था, बदतमीज, तमीज़ से पेश आओ। क्या तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें बड़ों का सम्मान करना नहीं सिखाया? आखिर क्या बात है? क्या तुम मेरे बच्चे की परवरिश के तरीके पर सवाल उठा रही हो? जियुन, क्या वो तुम्हारा बेटा है? हाँ। सुहान, चलो लंच करते हैं। जियुन, क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकती हूँ? जो करना करो। तभी वो लोग बैठ के खा रहे होते। तभी मूजुन सोचता है, ऐसा लगता है कि हे यिनरेन सुहान से पहले कभी नहीं मिली है।
कहीं ऐसा तो नहीं कि हे रिक्शे इतने समय से उसे अकेले ही पाल रही थी? क्या वह एक बार भी घर वापस नहीं आई? मैम, आप खाना क्यों नहीं खा रही हैं? क्या आपको आपका खाना पसंद नहीं आया? नहीं, ऐसा नहीं है, खाना बहुत टेस्टी है, बट मुझे भूख नहीं है। पर जब आपको भूख नहीं थी तो आप हमारे साथ क्यों आई हैं? क्योंकि वो म्यू जियोन का बेटा है, इसलिए मुझे अभी के लिए उसे बर्दाश्त करना पड़ेगा। सुहान अपना पूरा खाना खाने के बाद मस्त जब उसका पेट भरा तो वो अपने डैड से कहता है चलो चले डैड यहाँ से अब। तभी रिन वहाँ पूरे गुस्से के साथ खड़े होकर उन्हें देख रही होती है और कहती है मेरी इतनी बेइज्जती कभी नहीं। ना सिर्फ जियोन ने मुझे नज़रअंदाज किया, उसके उल्टा उस बच्चे ने भी मुझे बहुत परेशान किया। तुम बस इंतज़ार करो, चाहे कुछ भी हो जाए, जो मैं चाहती हूँ उसे हासिल करके रहूँगी। अभी सीन शिफ्ट होता है रिक्शे की और वो कॉल करके सुहान से बोलती है हेलो सुहान, मैं तुमसे माफ़ी चाहती हूँ। मैं तुम्हें आज़ाद लेने नहीं आ पाऊँगी क्योंकि इसके बाद हमारी एक कंपनी डिनर पार्टी है। मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ मैं तुम्हें कल लेने ज़रूर आऊँगी। मम्मी, कल तुम्हें आना ही होगा। हाँ, आई प्रॉमिस, मैं कल ज़रूर आऊँगी। तभी फ़ोन काट देती है। तभी रिक्शे सोचती है मैं कल म्यूजी से मिलने वाली हूँ, मुझे उसके लिए थोड़ा शांत रहना होगा। बाहर से एकदम से चिल्लाने की आवाज़ आती है रुकिए, जल्दी करो, तुम ही हमारी कंपनी की एक लौती फीमेल पायलट हो, ऐसे कैसे तुम इतनी वीक हो सकती हो, यहाँ आओ जल्दी। रिक्शे जैसे रूम में पहुँचते सरो तुरंत चिल्लाए होते चलो लेट्स टोस्ट। अपनी सीट में जाके बैठ जाती है तो उनका सीनियर यू बोलता है रिक्शे ने पहले ही कुछ ज़्यादा ही ग्लासेस पी ली हैं, इस वजह से उसकी जगह मैं पी लेता हूँ। और जैसे ही वो पीने वाले तो बगल से लड़की बोलते हैं ओहो, कैप्टन भी तो रिक्शे का एक्स्ट्रा केयर करते हैं। ओ नहीं, क्या सच में कैप्टन को आप पूरी ग्लास पी रहे हैं? आप सच में काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक टॉलरेट कर लेते हैं। अभी अपनी रिक्शे ये देख करके कैप्टन ग्यू के लिए बोलती है कि मैं आपके इस जेस्चर के लिए बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ, चलो सब पीते हैं। और भाई साहब जैसे ही वो एक गिलास पीते उसका तो पूरी टल्ली हो जाती है और कहती है भाई साहब बस अब मुझसे इससे ज़्यादा नहीं पिया जाएगा। रिक्शे की ऐसी हालत देख के अपना सीनियर ग्यू रह नहीं पाता और उसे ड्रॉप करने के लिए ले जाता है उसके रूम में। और जैसे ही वो उसके बेड में लेटाने वाला होता है तो भाई साहब ने रिक्शे नशे की हालत में भी अपने म्यू जियोन को याद कर रही होती है, उसी का नाम पुकारने लगती है। ये देख के अपना म्यूजे कहने लगता है कि तुम इतने साल हो गए फिर भी अभी तक उस आदमी को नहीं भूल पाई हो, वो इंसान अभी भी तुम्हारे दिल में बसता है। तभी रिक्शे यहाँ वहाँ देख कर बोलते मेरा फ़ोन कहाँ है, मुझे अपने बेटे को फ़ोन करना है। तभी उसे उसका फ़ोन मिल जाता है, वो सीधा सुहान को कॉल लगा देती है। बिना उस तरफ की बात सुने बोलते सुहान, मम्मी तुम्हें मिस कर रही। तभी उस तरफ से अपनी म्यू जिनकी आवाज़ आती है, वो कहता है सुहान सो रहा है, ये मैं हूँ। क्या वो सो रहा है? तो फिर मुझे भी बात नहीं करनी, मैं भी जा रही हूँ सोने। अरे ये क्या भला हो रहा था, इसने सिर्फ ये पूछने के लिए फ़ोन किया था कि क्या वो सो चुका है, इसे मुझसे कुछ नहीं कहना। अभी फ़ोन के उस तरफ से आवाज़ आती है मुँह की रुख से थोड़ी सी चाय ज़रूर पी लेना सोने से पहले, जिससे अच्छी नींद आए। और भाई इतनी आवाज़ सुनने के बाद म्यू जिन का दिमाग ख़राब हो जाता और वो कहता है हे रिक्शे, बेहतर है कि तुम मुझे अभी की स्थिति के बारे में सही से एक्सप्लेन करो। तभी उस तरफ से ग्यू बोलता है आखिर तुम हो कौन? इतना सुनने का तो म्यूजिक का दिमाग ख़राब हो जाता है। वो सीधा कहता है मैं ही रिक्शे का हस्बैंड और सुहान का पिता बोल रहा हूँ, और तुम आखिर हो कौन? और तुम्हारे पास ही रिक्शे का फ़ोन क्या कर रहा है और वो अभी कहाँ है? तभी ग्यू उससे बोलता है मैं रिक्शे का सीनियर हूँ और वो नशे में टुल्ल हो गई थी, इसलिए मैं उसे उसके रूम में छोड़ने आया हूँ। पर उससे पहले क्या तुम इसके हस्बैंड और सुहान के फादर होने के लायक भी हो?
ये सुनने के बाद अपना म्यूजियन का दिमाग और ज़्यादा ख़राब हो जाए। वो सीधा बोलता है तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है, तुम बस मुझे ये बताओ कि तुम अभी कहाँ हो, मैं अभी वहीं आ रहा हूँ पिक करने के लिए रुक्सियो को। तभी ग्यू से बताता है कि वो अभी ज्यूमे एयरलाइंस डोमेट्रिक कॉम्प्लेक्स के बिल्डिंग नंबर 88 यूनिट 18 के रूम नंबर 18 में है, जल्दी आ जाओ। जैसे ही उसे लोकेशन का पता चला वो तुरंत कहता है मैं वहाँ जल्द ही पहुँच रहा हूँ। उसके बाद वो फ़ोन काट देता। तभी हमें दिखाया जाता है कि एक गोली की स्पीड में कार जा रही होती है सभी को ओवरटेक करते हुए, और वो मन में सोचा ही रुक्से, क्या तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं है कि तुम्हें नशे में होने का कोई इंसान फ़ायदा उठा सकता है? क्या तुम सच में इतनी पागल हो? तभी उस तरफ ग्यू सोते हुए रुक्से को देख के उससे कहता है रुक्से, क्या आप तुम खुश हो? तुम्हारा वो इंसान आ रहा है जिसके तुम सपने देख रही हो। और तभी जब ग्यू उसे सोते हुए देखता है और उसके लाल पिंक ओट देख कर भाई उसका दिमाग बिल्कुल ख़राब हो जाता है और वो उसे किस करने ही वाला होता है। बट तभी रुक्से सोते सोते म्यूजियन का नाम लेने लगती है। तभी उसे एकदम से होश आता है। वो कहता है नहीं, मैं इस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठा सकता हूँ, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ। तभी बाहर से गेट खटखटाने की आवाज़ आने लगती है। नॉक करके वो सीधा अंदर आ जाता है और पूछता है कि वो आखिर कहाँ है। तभी ग्यू से बताता है कि वो वहाँ सो रही है बेड में, जाओ ले जाओ उसे। म्यूजियन उससे बिना कुछ बोले सीधा वहाँ से आगे बढ़ जाता है रुक्सियो की तरफ। और जैसे ही वो रुक्सियो पर पहुँचता है तो वो उसे चेक करने लगता है कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया है। और जब वो श्योर हो जाता है कि हाँ कुछ भी गलत नहीं हुआ, वो उसे उठा के ले जाता है अपने घर पे। तभी अगले दिन ही रुक्सियो की आँखें जैसे खुलती हैं तो वो देखती है कि वो म्यूजियन के साथ उसी के बेड में एक साथ लेटे हुए हैं। बट तभी उसके मन में एक बात आती है, कहीं ऐसा ना हो कि वो उठते के साथ ही फिर से मुझे गलत समझ ले और सोचे कि ये सब मैंने जानबूझ के किया है। और सोच के वो वहाँ से उठ के जाने ही वाली होते तभी म्यूजियन की आँख खुलती है और वो उसे अपनी बाहों में लेके बोलता है क्या बात है, तुम तो कुछ ज़्यादा ही जल्दी उठ गई हो। तभी रुक्से घबरा जाती है और बोलती है कि मेरा तुम्हारे साथ इस बेड में सोने का कोई इरादा नहीं था, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं आखिर यहाँ आई कैसे हूँ। और आप ये तो बिल्कुल भी मत सोचना कि मैं आपके पैसे, बॉडी या फिर दिल के पीछे हूँ। जब वो ये सब बोल ही रही होती तभी म्यूजियन उससे बोलता है क्या हो अगर मैं तुम्हें अपना दिल खुद से दे दूँ। ये सुन के तो रुक्से बिल्कुल सदमे में चल जाती है और कहती है मिस्टर म्यू प्लीज़ ऐसा मजाक ना करें, 12 साल से मैं इस आदमी से प्यार करती हूँ पर इसने कभी भी मेरी तरफ ध्यान तक नहीं दिया और अब वो एकदम से कह रहा है कि वह मुझे चांस देना चाहता है। क्या ये मेरे साथ कोई खेल खेल रहे हैं? जब वो ये सब सोच ही रही होती है तभी म्यूजियन के करीब बिल्कुल पास आकर के उससे बोलता है अगर तुम मेरे साथ एक नई शुरुआत नहीं करना चाहते थी तो तुमने कल रात मुझे कॉल क्यों किया था। ही रुक्से उसे अपने इतना करीब देख के शर्मा जाती और अपना सर घुमा के बोलती क्या मैंने तुम्हें कॉल किया था। तभी म्यूजियन उससे बोलता है कि इस बात से डिनाई करने की कोशिश मत करना, मेरे पास कॉल की रिकॉर्डिंग है। तभी रुक्से की इतनी बातें सुन के बिल्कुल शर्मा जाती है। जैसी कुछ बोलने वाली होती तभी भाई अपना म्यूजियन उसे पकड़ के सीधा किस कर लेता उसके ओठों में और फिर वहाँ से उठ के जाने लगता और कहता है कि मैं जा रहा हूँ स्वान को लेने, वो तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। और म्यूजियन इतना बोल के घर से बाहर निकल जाता है वहाँ से मुस्कुराते हुए। तभी पीछे बैठी ही रुक्से अपने ऑटो को छूते और शर्माते हुए बोल रहे थे क्या इसने सच में मुझे किस किया, ये कोई सपना नहीं है। और जैसे ही सुहान को पता चलता है कि उसकी मम्मी आ चुकी होती है तो वो भागते हुए तेज़ी से उस रूम की तरफ आ रहा होता है। आते के साथ ही मम्मी से जाके चिपक जाता है
और कहता है कि अम्मी आप सच में यहाँ आ चुकी हैं, मुझे तो लगा था कि पापा झूठ बोल रहे हैं, पर आप सच में आ गई। हीरिक से भी खुश होते हुए उससे बोलते हैं कि बस कुछ ही दिन हुए और तुम मुझे अभी से और ज़्यादा लंबे दिख रहे हो। और म्यूजिन वहीं बाहर रूम के खड़े होकर के उन दोनों की मीठी बातें सुन रहा होता है। तभी उसकी मेड आके उससे बोलती है कि सर मैंगयून डिपार्टमेंट स्टोर के लोग आ चुके हैं। तभी म्यूजिन जवाब देता है कि उन्हें कहो कि वो सारे कपड़े ऊपर ले आए। और तभी वो सब ऊपर कपड़े लाके हीरिक्सुए के रूम में अलमारी में रख देते हैं और म्यूजिन से बोलते हैं कि सर आपने जो कपड़े मंगाए थे हम वो ले आए हैं। और म्यूजिन से कहता है धन्यवाद, अब आप जा सकते हैं। तभी म्यूजिन हीरिक्सुए के पास जाता है और उससे कहता है कि इनमें से कोई से भी कपड़े चुन लो और चेक कर लो, क्योंकि तुम्हारे हिसाब से ये सारे आने चाहिए। तभी हीरिक्सुए बोलती है क्या तुम ये सारे कपड़े मेरे लिए लाए हो? तभी म्यूजिन कहता है हाँ बिल्कुल, ये सब तुम्हारे ही लिए हैं। तभी पीछे से सुआन की आवाज़ आती है कि मम्मी हम लोग इसी तरीके से काम करते हैं, आपको जल्द ही इसकी आदत हो जाएगी। तभी सुआन की इतनी बात सुन के अपना म्यूजिन खुश हो जाता है, उससे कहता है चलो नीचे चलते हैं। मम्मी कपड़े चेंज करके नीचे आ जाएंगी। तभी हीरिक्सुए एकदम शौक होके नजरों से पूछते तुम्हें मेरे मेजरमेंट के बारे में कैसे पता चला? तभी भाई अपना म्यूजिन बिल्कुल बेशर्मों की तरह उससे कहता है कि मैंने कल ही रात को तो तुम्हारे खुद अपने हाथ से सारे मेजरमेंट्स लिए थे। तभी भाई साहब अपनी म्यूजिक से तो बिल्कुल शर्मा जाती है और उसकी तरफ पिलो फेंक के मुंह पर मारते कहते हैं कि तुम कितने बेशरम इंसान हो। और वो पिलो खा के म्यूजिन सुआन को अपने साथ लेके बाहर निकल जाता है। तभी सुआन म्यूजिन से पूछता है डैडी आपने तो मम्मी की मदद ही की थी, फिर उन्होंने आपको तकिया से क्यों मारा? तभी म्यूजिन सुआन को जवाब देता है कि औरतें ऐसी ही होती हैं। तभी अपना सुआन कहता ओह अच्छा, तो उन्हें समझना इतना ज़्यादा मुश्किल होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, बाय बाय।